सिंध का साहिली शहर दीबल अरब लश्कर के घेरे में था। 5 मंजनीकें शहर पर मुसलसल पत्थरों की बारिश कर रही थीं, मगर शहर के मुहाफिज थे कि हार ही नहीं मान रहे थे। एक वजह यह थी कि उन्हें एक तिलिस्म पर यकीन था। उनका एक अकीदा था कि जब तक शहर एक जादू के हसार में है ये फतह नहीं हो सकता। लेकिन एक मैर ने एक ऐसा निशाना लगाया कि ज़हनों पर बना हुआ ये जादू लोगों के सामने टूट गया। ये कैसे हुआ? फतेह सिंध के आखिरी मार्के की कहानी क्या थी? मैं हूं मोहम्मद इमरान और मार्का सिंध के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। दीबल शहर के दरमियान में बुद्ध मत का 120 फुट ऊंचा मंदिर था, जिस पर एक बहुत बड़ा गुंबद कायम था। इस गुंबद के नीचे मुख्तलिफ कमरे थे जिनमें मुख्तलिफ भगवानों की मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। मंदिर पर 4 पट्टियों वाला सुर्ख परचम लहरा रहा था। कहते हैं इस परचम के नीचे एक तावीज़ भी बंधा हुआ था। शहर के लोग इसे एक जादू और तिलिस्म मानते थे कि इस परचम और तावीज़ की वजह से उनका शहर जादू के एक हिसार में महफूज है और किसी भी बैरूनी हमले का शिकार नहीं हो सकता। उनके ख्याल में यही वजह है कि अरबों के पहले लश्कर भी यहाँ से नाकाम लौट गए थे या मारे गए थे। ये एक ऐसा राज था कि जो मुहावजों को लड़ने का हौसला देता था। लेकिन फिर शहर में रहने वाले एक बरहमन ने मोहम्मद बिन कासिम को ये राज और जादू बता दिया। उसने कहा कि अगर तुम फतह चाहते हो तो मंदिर पर लगा परचम और उसका मंदिर का गुंबद तोड़ दो। मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक के एक महर जौना सलमी से कहा, अगर तुम ये मंदिर तोड़ दो तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम इनाम दूंगा। जवाब में जौना ने कहा, अगर मैं 3 पत्थरों में मंदिर ना तोड़ सका तो मेरे हाथ कलप कर देना। जौना ने अरब लश्कर की बेहतरीन मंजनीक अरूस को 2 गज तक काट कर छोटा किया ताकि उससे मंदिर की चोटी का दुरुस्त निशाना लगाया जा सके। उसने निशाना बांधा और 2 पत्थरों में मंदिर का परचम और गुंबद तोड़ डाला। मंदिर का गुंबद क्या टूटा, शहर वालों की उम्मीदें, हौसले और लड़ने का जज्बा टूट गया। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल लिए। इस तरह अरब लश्कर अंदर दाखिल हो गया। दीबल का कैद खाना तोड़कर कैदी आज़ाद कराए गए। 4,000 मुसलमानों को शहर में बसा दिया गया। राजा दार अगर चाहता तो दीबल की मदद के लिए अपनी आर्मी के साथ आ सकता था, मगर उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। इसकी वजह वो अरब थे जिन्होंने राजा दार के पास पनाह ले रखी थी। हमने पिछली किस्त में आपको बताया था कि एक अरब मोहम्मद अलाफी और उसके साथियों ने राजा दार के पास पनाह ले रखी थी। अगर आपने अभी तक हमारी इस दास्तान की पहली किस्त नहीं देखी तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मोहम्मद अलाफी ने राजा दार को मशवरा दिया कि वो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर का मुकाबला ना करे, क्योंकि इस लश्कर में अरब के बड़े बड़े बहादुर जंगजू मौजूद हैं। लश्कर में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो सिर्फ राजा दार को कत्ल करने के लिए तैयारी करके आया है। ये बात सुनकर राजा दार ने दीबल की तरफ बढ़ने का अपना इरादा मुलतवी कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में कदम जमाने का मौका मिल गया। दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम
नैरोन कोट मौजूदा हैदराबाद की तरफ बढ़ा। इस किले के लोग मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के दीबल पहुंचने से भी पहले हज्जाज इब्न यूसुफ को एक खुफिया पैगाम भेजकर उसकी इताअत कबूल कर चुके थे। उन्होंने नैरोन कोट के दरवाजे मोहम्मद बिन कासिम के लिए खोल लिए। दीबल और नैरोन कोट की फतह सिंध के तमाम ताकतवर सरदारों के लिए एक बड़ा पैगाम थी। इन लोगों ने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आगे ही आगे बढ़ता चला आ रहा है और राजा दार उसके मुकाबले पर आने से कतरा रहा है, तो उन्हें यकीन हो गया कि अरब जरूर सिंध पर छा जाएंगे। चुनाचे उनकी बड़ी तादाद मोहम्मद बिन कासिम के पास जा जाकर उसकी इताअत करने लगी। इस बारे में कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि राजा दार की रियाया का एक हिस्सा उससे खुश नहीं था, क्योंकि राजा ने बुद्ध मत के पैरोकारों से हुकूमत छीनी थी और वो उन पर सख्ती करता था। इसलिए बुद्धों ने राजा के खिलाफ नैरोन कोट जैसे इलाकों में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की। बहुत से हिंदू भी राजा दार से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को परचम और गुंबद का राज दिया था, क्योंकि उसने हिंदू रिवायात के खिलाफ जाकर अपनी बहन से शादी की थी। ये शादी इस वजह से हुई थी क्योंकि तोअम परस्त राजा को एक नजूमी ने बताया था कि उसकी बहन अरूर के किले से बाहर ना जाएगी और उसकी बहन का रिश्ता एक राजा तलब करेगा। जो भी उससे शादी करेगा वो हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। सो तोअम परस्त राजा ने रस्मी तौर पर अपनी बहन से खुद ही शादी कर ली। रियाया ने राजा के इस इकदाम को बहुत नापसंद किया। एक और मसला भी था, राजा दार का सलूक छोटी जात के हिंदुओं से भी बेहतर नहीं था, खास तौर पर जाटों खोखरों के साथ तो राजा जानवरों जैसा सलूक करता था। हत्ता कि उसने हुक्म दे रखा था कि जब भी जाट घर से निकले तो वो अपने साथ कुत्ता रखे ताकि दूर से पहचाने जाएं। इस तारीख का एक और वर्जन भी है जो मशहूर मुअर्रिख मुबारक अली ने लिखा है। वो अपनी किताब इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का साथ छोटी जात के हिंदुओं ने नहीं बल्कि बड़ी जात के हिंदुओं, जमींदारों और इलीट क्लास ने दिया। इनके मुताबिक सिंध के जमींदारों और इलीट क्लास ने अपनी ताकत को महफूज रखने के लिए फातेह अरब फौज की मदद की। वो लिखते हैं बरहमनों ने पेशगोइयां कर दी थी कि मुकद्दस किताबों के मुताबिक अरबों को ही फतह मिलेगी। इन पेशगोइयों की वजह से एक तरफ तो इलीट क्लास को पार्टी बदलने का बहाना मिल गया, जबकि दूसरी तरफ मकामी आबादी ने भी बदलते हुए हालात को तकदीर का लिखा समझा। जहां उनके बड़े जा रहे थे, लीडर्स जा रहे थे, खुद भी उसी साइड पर हो गए। उस दौर में ये एक हकीकत है कि जो भी अवाम होती थी वो ताकतवर की तरफ हो जाती थी। यानी मुबारक अली खान के ख्याल में सिंध के अवाम ने मोहम्मद बिन कासिम को अपना मसीहा समझकर उसकी अताअत नहीं की, बल्कि एक नए हुक्मरान, एक नई ताकत के तौर पर सलामती के लिए उसे कबूल कर लिया। इस नई हुकूमत में निज़ाम अलबत्ता वही पुराना कायम रहा, क्योंकि बरहमनों और पुराने सरदारों को ही नए इंतजाम में आला ओहदे दिए गए। होते होते मोहम्मद बिन कासिम ने जल्द ही सिंध के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी तक राजा दैर से उसकी खुली जंग नहीं हुई थी। राजा दैर अपनी फौज के साथ दरिया सिंध के मशरकी किनारे पर रावण के किले में ठहरा हुआ था, जो मौजूदा शहदादपुर या उस दौर के बरामन आबाद के नजदीक कहीं वाक़ था।
जबकि मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर दरिया सिंध के मगरबी किनारों पर नैरोन कोट यानी हैदराबाद में ठहरा हुआ था। दरिया के मगरबी किनारे पर जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और मोहम्मद बिन कासिम के पास बहुत से लोग जौक दर जौक आकर उसकी इताअत कबूल कर रहे थे। लेकिन उधर सिंध से हज़ारों किलोमीटर दूर बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ, जो असल में इस जंग की कमान कर रहा था, बहुत बेचैन था। उसे हैरत थी कि मोहम्मद बिन कासिम राजा दार से फैसला कुन जंग की बजाय सुस्त क्यों पड़ गया है। यहाँ पर एक और तारीखी दास्तान भी सुनाई जाती है कि राजा दार के पास जो सादात के घराने मौजूद थे, मोहम्मद बिन कासिम इस इंतज़ार में था कि वो घराने आगे की तरफ सफ़र कर जाएं तो फिर मोहम्मद बिन कासिम राजा दार पे ऊपर हमला करे। हज्जाज बिन यूसुफ हैरान था कि मोहम्मद बिन कासिम राजा दार के साथ जंग क्यों नहीं कर रहा। हज्जाज को दर हकीकत मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से माल गनीमत का इंतज़ार था ताकि वो उमवी खलीफा से अपने वादे के मुताबिक फौजी अखराजात का 3 गुना शाही खजाने में जमा करा सके। चुनाचे हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को एक सख्त खत लिखा, धमकी दी, अगर तुमने लोगों को अमान देने का सिलसिला बंद ना किया तो जंग के अखराजात पूरे करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर ये जो लोगों को अमान देने के बारे में खत लिखा गया था, ये उन्हीं सादात शाह जो उसके पास अरब पनाह गुज़ीन थे, उनके बारे में धमकी आमेज खत मिला था। हज्जाज की धमकी के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जंग दोबारा शुरू कर दी। उसने कश्तियों का एक पुल तैयार करके रात के वक्त दरिया सिंध अबूर किया। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज दरिया पार कर रही थी तो उसे रोकने के लिए राजा दार वहां मौजूद नहीं था। वो दूर अरोड़ के किले के पास अपने कैंप में सो रहा था। अलबत्ता उसके कुछ सिपाहियों ने अरब फौज को दरिया पार उतरने से रोकने की कोशिश की, मगर अरबों ने तीरों की बारिश के पास उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम दरिया पार करने के बाद अपनी फौज के साथ जिस मकाम पर ठहरा था उसे जेवर कहते थे, यानी फतह की जगह। जब राजा दार के एक वजीर को ये बात मालूम हुई तो उसने कहा, ये बुरा शगुन है, अब फतह अरबों को मिलेगी। लेकिन राजा दार झुकने पर तैयार नहीं था। उसने वजीर की बात सुनकर हिकारत से कहा, मोहम्मद बिन कासिम जेवर नहीं बल्कि हड बारी में उतरा है, जहां सिर्फ हड्डियां पहुंचती हैं। उसने अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया क्योंकि अब उसे हर हाल में जंग ही करना थी। अरब लश्कर के दरिया पार करने के बाद भी कई रोज तक जंग नहीं हुई, बल्कि छोटी छोटी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। राजा दार ने अपने बेटे जेसिनिया समेत कुछ सरदारों को वक्फे वक्फे से मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर से लड़ने के लिए भेजा, मगर उन सब को शिकस्त फाश हुई। ये हालत देखकर राजा दार के वजीर ने उससे कहा कि वो किसी दूसरे राजा से भी मदद तलब कर ले। लेकिन राजा दार ने जवाब दिया कि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी के दरवाजे पर जाकर सदा लगाऊं और उससे पूछूं कि क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है, बल्कि मैं अपने मुखालिफ का मुकाबला खुद करूंगा। अगर जीत गया तो मेरी बादशाहत मजबूत होगी, अगर कत्ल हो गया, मारा गया तो अरब और सिंध की किताबों में ये लिखा जाएगा कि सिंध के राजा ने अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर दी। फिर राजा दार अपनी फौज लेकर आगे बढ़ा और अरब लश्कर से 3 मील के फासले पर अपना कैंप लगा लिया। फतहनामा सिंध के मुताबिक दोनों लश्करों में रमजान की 10 तारीख को जुमेरात के रोज जंग हुई।
राजा दार एक सफेद हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरा। जिस पर वो बैठा था, जिस सीट पर या जिस गद्दी पर वो बैठा था, उसके पीछे जंग के देवता सियारा ज़ोहरा वीनस की सोने की एक पेंटिंग नस्ब थी। क्योंकि उसके दरबार में मौजूद नजूमियों का मानना था कि सियारा ज़ोहरा राजा के पीछे होगा तो उसकी फतह होगी। राजा दार एक हाथी पर पालकी में बैठा था और पालकी के गिर्द लोहे का हिसार बनाया गया था ताकि राजा तीरों की बारिश से महफूज रहे। पालकी में राजा के लिए एक कमान और बहुत ज्यादा तीर रख दिए गए थे। राजा के पास शिकंजे जैसा गोल हथियार भी था जिसके अंदर की तरफ तेजदार छुरियां या खंजर लगे हुए थे। इस हथियार के साथ एक रस्सी बंधी थी जिसे राजा कमांड की तरह किसी की गर्दन में फंसाकर उसका सर धड़ से अलग कर देता था। पालकी में राजा के साथ 2 कनीनें भी थीं, जिनमें से एक राजा को तीर पकड़ाती थी, दूसरी पान की गिलोरियां बनाकर पेश करती थी। गर्मी की हालत में तपती हुई धूप में दोनों लश्कर आपस में टकरा गए। कहते हैं कि जंग इतनी शदीद थी कि तलवारें आपस में रगड़ने से, टकराने से चिंगारियां बुलंद होती रहीं। लड़ते लड़ते दोनों तरफ से सिपाहियों के हथियार टूट गए, एक दूसरे से गुत्थम गुथा होकर लड़ने लगे। राजा दार लड़ाई में पूरी तरह शरीक था। वो अपने तीरों से अरबों को मुसलसल निशाना बना रहा था। अगर कोई अरब लड़ता हुआ हाथी के करीब चला जाता तो राजा उसे शिकंजे से गर्दन उड़ा देता। ये मंजर देखकर एक अरब सवार शुजा हबशी ने राजा को ललकारा और उसके हाथी पर हमला करके उसकी सूंड जख्मी कर दी। राजा ने गजबनाक होकर एक 2 शाखा तीर निकाला, उसे कमान पर चढ़ाया और ऐसा ताक कर निशाना लगाया कि शुजा हबशी का सर कट गया। एक मशहूर अरब जंगजू सवार का राजा के हाथों यह असर देखकर राजा की फौज के हौसले भी बढ़ गए। उन्होंने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि अरब मैदान जंग से भागने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ये मंजर देखकर थोड़ा सा घबरा गया। उसने जल्दी से पानी के चंद घूंट पिए और फिर पुकार कर कहा, मुझे देखो, मैं तुम्हारा अमीर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे मौजूद हूँ और खड़ा हूँ। कहाँ भागते हो? ढालें संभालो और सब्र करो, क्योंकि काफिर शिकस्त खा चुके हैं, फतह हमारी है। मोहम्मद बिन कासिम की पुकार सुनकर अरब लश्कर उसके गिर्द जमा हो गया। लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई। इस बार अरब लश्कर का पलड़ा भारी होने लगा, लेकिन जब तक राजा जिंदा था उसकी फौज को शिकस्त देना नामुमकिन दिखाई देता था। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर तीर अंदाजों ने राजा के हाथी पर जलते हुए तीर फेंकना शुरू कर दिए। एक तीर राजा की पालकी के हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और पालकी में आग लग गई। हाथी बेकाबू होकर दरियाए सिंध में घुस गया। हाथी पानी में बैठ गया, तब तक बैठा रहा जब तक आग नहीं बुझ गई। इस दौरान एक तीर राजा के सीने में भी लगा, मगर राजा उस तीर से मरा नहीं, जख्मी होकर हाथी से उतर गया। करीब ही एक अरब उमराव इब्न खालिद उसके करीब पहुंचा। उसने राजा दार के सर पर अपनी तलवार मारी, जिससे राजा दार वही ढेर हो गया। राजा दार की मौत के साथ ही अरबों ने ये तारीख की अहम तरीन जंग जीत ली। राजा का सर काटकर हज्जाज इब्न यूसुफ के पास इराक भेज दिया गया। लेकिन क्या जंग यहाँ खत्म हो गई? नहीं, राजा की मौत पर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। क्यों? राजा की मौत के बाद उसका लश्कर भागकर रावण के किले में पहुंच गया और किले के दरवाजे बंद कर दिए। उनके लश्करियों की तादाद 15,000 के करीब थी।
किले में राजा दार की बीवी रानी बाई भी मौजूद थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा दार की वही बहन थी जिसने उससे रस्मन शादी की हुई थी। रानी बाई कई रोज तक अरब हमला आवरों का मुकाबला करती रही, मगर अरबों की मंजनीकों ने किले की दीवारें तोड़ दी, तो रानी बाई ने राजा दार के हरम की दीगर औरतों के साथ खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली। रानी बाई की मौत के बाद राजा दार के खानदान की मज़ाहमत जल्द ही दम तोड़ गई। राजा दार का बेटा जेसिनिया चित्तौड़ की तरफ भाग गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन आबाद और राजा दार के मरकज अरोड़ के किलों को भी फतह कर लिया। यूं सिंध मुकम्मल तौर पर अमवी खिलाफत के ज़ेरे असर आ गया। सिंध में हर जगह मोहम्मद बिन कासिम का एक फातेह की हैसियत से इस्तकबाल होने लगा। वो जहाँ जाता लोग फूलों के हार और ढोल बजाते हुए उसके इस्तकबाल को निकल आते। मोहम्मद बिन कासिम 715 यानी तकरीबन 3 साल तक सिंध में ठहरा रहा। इस दौरान उसने मुल्तान पर भी एक बड़ा हमला किया। मुल्तानियों ने अरबों के खिलाफ मुज़ाहमत तो बहुत की, लेकिन अरबों ने मुल्तान शहर का पानी बंद कर दिया, जिसके कुछ देर बाद ये शहर फतह हो गया। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात की आखिरी हद साबित हुआ। इसके बाद मजीद फतूहात नहीं कर सका, क्योंकि पीछे उमवी खिलाफत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। एक तो ये कि 714 में मोहम्मद बिन कासिम का सरपरस्त हज्जाज इब्न यूसुफ इंतकाल कर गया था। इस वाक़या के एक बरस के अंदर उमवी खलीफा वलीद इब्न अब्दुल मलिक की भी मौत हो गई थी, जो कि हज्जाज और उसके ख़ानदान का हमदर्द था। वलीद की मौत के बाद सुलेमान अपने भाई वलीद के दौर के बहुत से जर्नैलों और गवर्नरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि उनसे दुश्मनी रखता था और उन्हें सख्त सजाएं देना चाहता था। इन गवर्नर से जिनमें वो दुश्मनी रखता था, हज्जाज इब्न यूसुफ भी शामिल था। जब सुलेमान खलीफा बना तो हज्जाज तो मर चुका था, लेकिन सुलेमान ने उसके रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम से बदला ले लिया। सुलेमान ने खलीफा बनते ही यजीद इब्न अबी कबशा को सिंध का वाली मुकर्रर किया। यजीद ने सिंध पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया। कासिम को मुजरिमों की तरह टाट के कपड़े पहनाए, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर इराक के नए गवर्नर के पास भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम को इराक में वासित के जेल खाने में कैद कर दिया गया। यहाँ जेल में उसे बदतरीन तकलीफें दी गईं। इन्हीं अजियतों को सहते सहते 715 या 716 में मोहम्मद बिन कासिम की रूह परवाज कर गई। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त एक शेर पढ़ा था, जिसका उर्दू में मतलब कुछ यूँ था कि लोगों ने मुझे ज़य कर दिया और देखो किस जवान को ज़य किया। वो जवान जो मुसीबत के वक्त काम आता है और वो जवान जो सरहदों के दिफा के लिए बेहतरीन हो। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक गलत रिवायत भी मशहूर है कि राजा दार की 2 बेटियों ने खलीफा वलीद से शिकायत की थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी इज्जत लूटी है। चुनाचे वलीद के हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम ने खुद को बैल के चमड़े में सिलवाकर एक संदूक में बंद कर लिया और वहाँ दम घुटने से चल बसा। लेकिन ये रिवायत गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मौत वलीद के दौर में नहीं बल्कि सुलेमान के दौर में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दार की तारीखी लड़ाई की कहानी आपने देखी, लेकिन तारीख के बारे में बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वाकया तारीख का एक वर्जन नहीं रखता। जीतने वाले का अपना और हारने वाले का अपना वर्जन एक अपनी तारीख होती है। हम कभी भी माजी में जाकर एक एक बात की 100% तस्दीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस वक्त से करीब तरीन जो किताबें या आसार मौजूद हों या कुछ मखतूतार
دستیاب ہوں، ان سے منطقی لاجیکل بات سمجھ میں آئے، اسے بطور تاریخ ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیا جائے، اور بس اس کے ساتھ ہی فتح سندھ کی داستان کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور تاریخی داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔